नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर, जहां जानेंगे कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही किसने शुरू कर दिया ईवीएम पर सवाल, किसने किया ईवीएम का विरोध। फिर ये भी जानेंगे कि बिहार में कौन सी सियासी उथल पुथल दोबारा मच गई है। इसके बाद रुक करेंगे बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ी खबर का, जिनके नाम पर लगातार संशय बरकरार है। और फिर जानेंगे कौन सा है वो जिला जहां पर बेटी के ससुराल को मायके वालों ने आग के हवाले कर दिया। बैलेट पेपर पर लोगों को भरोसा होता है, चीटिंग नहीं हो सकती। जब दूसरे देश ईवीएम से चुनाव करा सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं? ये सवाल है डिंपल यादव का। डिंपल यादव ने चुनाव से पहले ही ईवीएम का विरोध शुरू कर दिया है। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद डिंपल यादव ने ईवीएम से चुनाव कराए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दूसरे देशों की तुलना करते हुए भारत में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की है। डिंपल यादव ने कहा है कि जब बाकी देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं। साथ ही डिंपल यादव ने ये तक कहा कि बैलेट पेपर पर लोगों का भरोसा होता है। इसके साथ ही डिंपल ने सीएए से लेकर महंगाई, एमएसपी, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की। वहीं सीएए पर अमित शाह के बयान पर जवाब देते हुए डिंपल ने कहा कि अब चुनाव का सीजन है, मूलभूत मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। जनता को समझाने और बताने के लिए महंगाई, एमएसपी, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं। बीजेपी ने इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सीएए लागू किया है। अक्सर ईवीएम का विरोध करने के लिए सपा घेरी जाती रही है और एक और इस बार फिर से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान क्या हुआ कि खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने साफ बयान दे दिया है कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, हमेशा ही सपा को ईवीएम का विरोध करने के लिए घेरा जाता रहा है और अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी ने ही इसका विरोध कर दिया। तारीखों का ऐलान हुआ तभी तो क्या एक बार फिर से ऐसी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलने लगी हैं कि सपा डर गई है या फिर ऐसा कुछ भी आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी की जो नेता है मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर अपना बयान दिया है, जो इस समय काफी सुर्खियों में चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब बाकी देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है तो भारत में क्यों चुनाव ना हो, और जो बैलेट पेपर है उससे किसी भी प्रकार की बेईमानी की गुंजाइश नहीं रहती और जो वोट है वो सही रूप से पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव का यह ईवीएम पे जो बयान आया है ईवीएम को लेके, तो लगातार ये सियासी गलियारों में हलचल है और केंद्र का विषय बना है। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष की कई पार्टियां लगातार पहले से भी ईवीएम को लेके विरोध दर्ज कराती रही हैं और एक बार फिर इनका ईवीएम पर जो रोना है वो सामने आया है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने जिस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दिन भी ईवीएम को लेकर सभी बातें स्पष्ट की। इसके अलावा आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसके 2 दिन पहले ईवीएम को लेकर एक सुनवाई हुई। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार ईवीएम पे सवाल उठाता रहा है लंबे समय से, और उसी के क्रम में आज फिर देखिए मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने जो है वो ईवीएम को लेकर सवाल उठाया। उनका कहना है कि बैलेट पेपर से वोट जब पड़ेंगे तो ज्यादा सही रहता है और बैलेट पेपर पे लोगों को विश्वास होता है। अब हालांकि ये लोगों की तरफ से भी ऐसा कोई रिएक्शन है या सिर्फ वो समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव यह सोच रखती हैं या देखने लायक बात होती है? जी अभिनव, क्या फिलहाल अभी किसी भी नेता का इस पर कोई रिएक्शन आया है? क्योंकि देखिए सपा हमेशा इस वजह से सवालों के घेरे में रही है कि हमेशा जब सपा हार जाती है तो ईवीएम का मुद्दा ले आती है, ईवीएम खराब बताने लगती है, धोखाधड़ी की बात कहने लगती है। तो क्या फिलहाल भाजपा के किसी नेता या फिर सत्ता या फिर एनडीए गठबंधन से किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया आई है? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने जब से बयान दिया है उसके बाद से लगातार सियासी गलियारों में हलचल है। अब आप देखेंगे बहुत जल्द जो तमाम सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पे हमलावर नजर आएंगे और उनके ईवीएम को लेके जो रोना है इसको लेके वो फिर से कहेंगे, क्योंकि ऐसा पहला मौका नहीं है जब किसी विपक्ष की पार्टी या नेता ने ईवीएम को लेके सवाल उठाए हों। इससे पहले भी तमाम नेताओं ने इसको लेके बात कही है। अखिलेश यादव खुद भी ईवीएम का विरोध करते हैं। इन लोगों का सदैव यही कहना रहा है कि जब बैलेट पेपर से अन्य देशों में चुनाव होते हैं तो भारत देश में चुनाव क्यों नहीं हो सकते, और जो बैलेट पेपर है वो विश्वसनीय है। जो मतदाता है वो बैलेट पेपर में वोट देके अपने आप को
सही महसूस करते हैं, उनको लगता है कि हमारा वोट सही व्यक्ति को गया है और इसलिए जो है बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए ईवीएम के बजाय। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव। बिहार की राजनीति में जो उठापटक मची है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में एनडीए ने जैसे ही सीटों का बंटवारा किया वैसे ही उथल-पुथल मच गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से चुनाव जीतने वाले पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली और अब पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और कहा कि मेरे साथ एनडीए में नाइंसाफी हुई है, यानी उनकी पार्टी को पूरी तरह से गठबंधन ने इग्नोर ही कर दिया है और अब पशुपति का नाराज होना भी जायज है। आपको बता दें बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। गठबंधन में भाजपा को 17 सीटें, जेडीयू को 16, लोजपा आर को 5 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 और आरएलएम को 1 सीट मिली है। 2019 में हाजीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर पशुपति पारस सांसद बने। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह भी दी और केंद्र का मंत्री बनाया। लेकिन 2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने भतीजे चिराग पासवान को तरजीह दी और चाचा पशुपति कुमार पारस को सीधे नजरअंदाज कर दिया। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर 2019 में एक सीट जीतने वाले पशुपति पारस को भाजपा ने साइडलाइन क्यों किया, जबकि मांझी और कुशवाहा की पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में भाजपा के इस कदम से क्या संदेश देने की कोशिश की गई? भाजपा के इस कदम से बिहार में एनडीए कितनी कमजोर हुई या फिर कितनी मजबूती मिली और पशुपति पारस का अगला कदम क्या होगा? यही सवाल हर ओर उठ रहा है। हर कोई बस इसी सवाल का जवाब चाहता है कि पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद अब उनका अगला कदम क्या होगा। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, बिहार की राजनीति में जो उठापटक मची हुई है, पशुपति पारस ने एनडीए गठबंधन छोड़ दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो क्या लगता है कि क्या पशुपति पारस महागठबंधन की ओर बढ़ सकते हैं क्या? जी किरण, बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताऊं, बिहार में सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। जो पशुपति पारस हैं वो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से 2019 में चुनाव जीत के आए। बावजूद जब एनडीए सीटों का बंटवारा हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा समेत कई अन्य मांझी नेताओं को जो है वो सीटें दी गई, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई लोकसभा चुनाव में। तो इसी को लेकर सोमवार को जो ऐलान हुआ उसके बाद से पशुपति पारस लगातार नाराज चल रहे थे और आज मंगलवार को उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया कि उन्होंने जो अपना इस्तीफा है वो आलाकमान को भेज दिया है और वो पार्टी के इस रवैये से नाराज हैं। उनका कहना है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मैं लंबे समय से पार्टी से और गठबंधन से जुड़ा रहा, मैंने पूरी मेहनत से इसके लिए काम किया। साथ ही इसके दौरान उन्होंने कहा कि मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है पशुपति पारस जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। बिहार में महागठबंधन जो कांग्रेस और आरजेडी का चल रहा है उसमें पशुपति पारस की एंट्री मानी जा रही है और यहाँ एनडीए में उनको एक भी सीटें नहीं मिली थी। अब देखने वाली बात है पशुपति पारस को कि इंडिया गठबंधन में कितनी सीटें दी जा रही हैं। अभिनव, क्या लगता है पशुपति पारस के एनडीए गठबंधन को छोड़ने का कोई भी नुकसान एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, पशुपति पारस की एक अपनी वहाँ खुद की पार्टी है, इसके अलावा वो खुद भी सांसद रहे हो, तो ऐसे में उनका कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में प्रभाव बिल्कुल रहा है। अब उनको नजरअंदाज करना एनडीए के लिए आने वाले समय में बिहार की राजनीति में काफी भारी पड़ सकता है। बहरहाल जो आने वाला समय है वही यह तय करेगा कि पशुपति पारस जो है वो इंडिया गठबंधन को कितना मजबूत कर पाएंगे और एनडीए गठबंधन को कितना झटका दे पाएंगे। लेकिन पशुपति पारस जो है वो फिलहाल में सांसद थे, तो ऐसे में अब वो उसी जिस सीट से सांसद है हाजीपुर, वहीं से दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या किसी अन्य सीट से लड़ेंगे। और जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी की एनडीए गठबंधन में, वो क्या करती है अब ये भी देखने वाली बात है, जिनको कम सीटें मिली या जो अभी इस सीट बंटवारे से सहमत नहीं है। अभिनव, ये भी सवाल लगातार उठ रहा है कि जब मांझी की पार्टी का खाता नहीं खुला था 2019 में, जबकि पशुपति के पास तो एक सीट थी भी, वजह क्या हो सकती है? क्या अभी तक इस बाबत किसी का भी कोई बयान सामने आया है या फिर कोई भी चर्चा हो रही है कि वजह क्या हो सकती है पशुपति पारस को इग्नोर करने की या फिर उनकी पार्टी को इग्नोर करने की? जी बिल्कुल किरण, देखिए, मांझी और कुशवाहा दोनों लोगों को जब बीजेपी ने सीट दे दी है, जिनका
2019 के लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खुला था मोदी लहर में। तो जी। जो पशुपति पारस हैं उनके साथ इतनी ज्यादती क्यों की गई, ये एक काफी चर्चा का विषय बीते दिनों से बना हुआ है। और इसी को लेके वो पशुपति पारस खुद भी नाराज चल रहे हैं। उनका कहना था कि मैं तो सदैव समर्पित था गठबंधन के लिए, लेकिन मेरे साथ ये नाइंसाफी हुई है। और कई हद तक जो राजनीति के जानकार हैं वो इसे पशुपति पारस के कम आंकने को देख रहे हैं। अब पशुपति पारस के पाले में गेंद है, वो आगे क्या करते हैं? इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं या एनडीए के तमाम बड़े नेता, केंद्रीय आला कमान उनको मना लेता है? ये देखने वाली बात रहेगी। जी अभिनव, किरण। देखिए कुछ दिनों पहले ही बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर के भी फ्लोर टेस्ट हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार को बहुमत मिल गया था, उन्होंने साबित कर दिया था। उस वक्त भी जीतन राम मांझी को लेकर के खूब सवाल उठे थे कि उन्होंने जिस पार्टी का रुख कर दिया, जिसका साथ दे दिया, उसकी जीत तय है। तो क्या सिर्फ मांझी को खुश रखने के लिए ही ये एक सीट उन्हें दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए जीतन राम मांझी की बात करें तो वो भी बिहार में बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। और अभी नीतीश सरकार ने दोबारा से वहां जो है विश्वास मत वो प्राप्त किया। पहले आरजेडी के साथ महागठबंधन में उनकी सरकार थी, लेकिन अब वो बीजेपी समर्थित सरकार का हिस्सा है। भले मुख्यमंत्री ना चेंज हुआ हो, लेकिन जो पार्टी के विधायक रहे हो उनका दल बदल गया। इधर लालू यादव की पार्टी जो अब तक सरकार में थी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हुआ करते थे, वो बदल के वहां पे नीतीश कुमार को दोबारा से बीजेपी ने सपोर्ट कर दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो यही है कि पशुपति पारस जो है उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट क्यों नहीं दी लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे को लेके। बिहार की राजनीति में एक उनका अपना बड़ा नाम है, बिहार की राजनीति पे बेहतरीन पकड़ रखते हैं, लंबे समय से राजनीति में है। तो ऐसे में उनको एक दो सीटें जो है वो एनडीए दे सकती थी। लेकिन अब इतनी उनके साथ जो कह सकते हैं ज्यादती की गई है, इसके पीछे भी क्या वजह है या कोई खास रणनीति है, वो आने वाले समय में जो बीजेपी है वो इसको लेके चुप्पी तोड़ेगी। और फिर ही हम कह सकते हैं कि इसके पीछे क्या कुछ वजह रही है। अभिनव, क्या चाचा भतीजे के रिश्ते पर भी कोई और ज्यादा दरार पड़ सकती है? क्योंकि देखिए लगातार परिवारवाद और परिवार की बातें पीएम मोदी करते रहते हैं, परिवारवाद पर निशाना साधते हैं, तो पूरे देश को परिवार कहते हैं। लेकिन अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो अब चाचा भतीजे की जो सियासी तकरार थी, क्या उसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए चाचा भतीजे में पहले से भी कई बार सियासी जो टकराव है वो सामने आया है, और अब तो ये बढ़ने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से पशुपति पारस अलग हो चुके हैं, तो और उनके भतीजे जो हैं वो अभी नहीं अलग हुए। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखिए आमने सामने दोनों नेता कई बार अब नजर आएंगे। और क्योंकि इंडिया गठबंधन में जाने के अलावा पशुपति पारस के पास हम कह सकते हैं कोई और चारा भी नहीं है, चूंकि जो वहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है बिहार में वो भी इन्हीं की है, इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस और आरजेडी की। और लोकसभा चुनाव जो होना है वो भी होना है। तो इंडिया जी। बनाम एनडीए की लड़ाई होनी है। एनडीए से हट के जो पशुपति पारस हैं अब वो इंडिया गठबंधन में ही जाएंगे। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव। यूपी की कैसरगंज लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीट रही है। इस सीट से सांसद बृजभूषण शरण सिंह काफी ज्यादा विवादों में रहे। उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे। बावजूद इसके बृजभूषण अपने पद और बात पर टिके रहे। वो कहते रहे कि जब तक आरोप साबित नहीं होते तब तक वो पद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब जब बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की 2 लिस्ट आ चुकी है, तीसरी का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में अभी कई बड़े नामों पर संशय बरकरार है। यूपी के स्पेशल 25 नामों में लगातार बृजभूषण, नंदगोपाल नंदी की पत्नी, मनोज सिन्हा के बेटे का नाम चर्चा में बना हुआ है। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में उत्तर प्रदेश की बाकी बची 25 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कैसरगंज लोकसभा की चर्चित सीट पर बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी देवी सिंह या बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि अगर भाजपा बृजभूषण को प्रत्याशी बनाने के मूड में नहीं है तो उनके परिवार से ही कोई अखाड़े में होगा या किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा और बृजभूषण से कन्नी काट ली जाएगी। बेटी का शव फंदे पर लटका हुआ देखकर एक परिवार ने हंगामा कर दिया।
पहले बहस हुई, फिर बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में मायके वालों ने ससुराल के घर में आग लगा दी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मुट्ठीगंज का है, जहां धूमनगंज इलाके में रहने वाले सरदारी लाल की बेटी अंशिका की शादी 23 फरवरी 2023 को अंशु केसरवानी के साथ हुई। मायके पक्ष के लोगों का ससुराल पर प्रताड़ित करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि दहेज की मांग को लेकर परेशान करने का आरोप भी ससुराल पर लगाया जाता था। वहीं सोमवार की रात पुलिस को लगभग 11 बजे 26 साल की विवाहिता अंशिका के फांसी के फंदे से लटके होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मुट्ठीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसी दौरान ससुराल और मायके पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए, आपस में तू तू मैं करने लगे और फिर मायके के लोगों ने ससुराल के पक्ष में के घर में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 5 लोगों को आग लगे घर से सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद 5 बजे तक लगातार सर्च अभियान चलता रहा और मृतका अंशिका के ससुर राजेंद्र केसरवानी और उनकी सास शोभा केसरवानी का शव घर के अंदर से बरामद किया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उच्च अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, बताया जा रहा है कि इस दौरान जब घर में आग लगी तो घर में और भी लोग थे। क्या पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले में कोई अपडेट सामने आई है? बिल्कुल किरण, ये पूरा मामला प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के सत्ती चौरा का है और हालांकि देर शाम की यह घटना है। देर शाम को विवाहिता का शव घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। इस घटना को सुनने के बाद मौके पर जो मृतका है उसके परिजन पहुंचे, यानी कि मायके पक्ष के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने जमकर बवाल काटा। हालांकि करीब घंटों तक उनकी कहा सुनी और तीखी तकरार हुई। इसी दौरान 3 मंजिला मकान के निचले हिस्से में किसी ने आग लगा दी और आग की जो लपटें हैं वो धीरे धीरे उसने पूरे मकान को अपने जद में ले लिया। घटना से जहां पूरे इलाके में हड़कंप मच गया तो मौके पर पुलिस व तमाम जो आला अधिकारी है वो पहुंचे हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची हैं और जब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और आग पर काबू पाया गया तो उस दौरान घर से 5 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। लेकिन जब तक पूरी आग की घटना पर काबू पाया जाता, उसके बाद जब आग पे काबू पा लिया गया और घर की जब तलाशी ली गई, सर्च किया गया तो उस दौरान उसी घर के अंदर जो मृतका थी उसके सास और ससुर उनकी भी आग लगने से मौत हो गई। तो हालांकि जो ये घटना है उसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इस घटना को लेकर पूरे प्रयागराज के उस स्थान पर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि जो मायके पक्ष के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर ससुराल पक्ष पर आरोप लगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो लगातार मृतका को परेशान कर रहे थे, उनसे दहेज की मांग कर रहे थे, क्योंकि सबसे इसमें प्रमुख बात यह है कि जिस मृतका की मौत हुई है, जो अंशिका केसरवानी, उसकी जो शादी है करीब 1 माह पूर्व हुई थी। ऐसे में इस तरीके की जब शादी की इस वारदात में मृतका घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत होती है, उसके बाद उस घर में आग लगा दी जाती है, उसके सास ससुर की भी मौत उसी घर में हो जाती है। इस घटना को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि अभी तक इस पर किस तरीके से कार्रवाई की गई ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों द्वारा पुलिस को तहरीर की गई है। मुट्ठीगंज पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जल्दी इस मामले का खुलासा पुलिस द्वारा किया जाएगा। जी पवन, जैसे बताया जा रहा है कि 5 लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, तो क्या वो 5 भी बुरी तरह घायल हैं? वो अस्पताल में भर्ती है या फिर सभी सुरक्षित हैं? चूंकि किरण, ये जो घटना है ये देर रात की है और जिस स्थान पर ये घटना हुई है वहां पर काफी फर्नीचर के काम होते हैं, टिम्बर हाउस है, तमाम तरह के वहां लकड़ी के कारखाने हैं, तमाम तरीके से वहां फर्नीचर के काम किए जाते हैं। और जिस घर में इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, जिस घर में मृतका की मौत हुई है, उस घर में जब 3 मंजिला मकान है, पुलिस ने जब वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया, फायर ब्रिगेड की करीब दर्जनों गाड़ियां वहां पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन जिस तरीके से आग की घटना थी, पूरे घर को उसने पूरी तरीके से जला दिया और उस दौरान जो लड़की थी, जो मृतका थी अंशिका केसरवानी, उसके सास ससुर को भी उसी घर में मौत हुई है। हालांकि जो अन्य 5 लोगों को पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन इस पूरे घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। पवन, क्या इस मामले में पुलिस ने अभी तक किसी गिरफ्तारी की बात कही है? चूंकि किरण, मैंने पहले बताया कि ये जो घटना है ये पूरी तरीके से दहेज हत्या का रूप लेती हुई जा रही है।
क्योंकि जो मायके पक्ष के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर ससुरालियों पर विवाहिता को परेशान करने का, दहेज मांगने का, लगातार प्रताड़ना करने का आरोप लगाया है। उनका यह साफ तौर पर कहना है कि जो मृतका है उसको ससुराल वालों ने मारकर फांसी के फंदे पर लटकाया था। इसी बात को लेकर मायके पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा किया था। हालांकि पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। डीसीपी नगर ने इस बाबत को लेकर अपना एक बयान जारी किया। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो मायके पक्ष के लोग हैं उन्होंने दहेज हत्या का आरोप लगाया, लेकिन जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनका यह कहना था कि जो विवाहिता है उसने घर में अपने से फांसी लगाई है। हालांकि पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों द्वारा पुलिस को तहरीर गई है। अब किस तरीके से इस पे कार्रवाई होगी, पुलिस किस तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाएगी, निश्चित रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद पवन। तो ये थी अभी तक की 4 बड़ी खबरें, जिसमें आपने जाना कि आखिर ईवीएम का विरोध कहां हुआ, बृजभूषण शरण सिंह का क्या होगा क्या नहीं होगा। वहीं आपने इलाहाबाद की सबसे ज्यादा सनसनीखेज वारदात के बारे में भी जाना, जहां पर एक विवाहिता की मौत होने के बाद गुस्साए हुए परिवार ने उसके ससुराल को ही जला दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। सजेगी चुनावी महफिल, उड़ेगा गुलाल। जश्न होली में सियासत धुआंधार, गीतों से सजेगा मंच, कविताओं में घुलेगा सियासी रंग, रंगों के बीच सियासी हुड़दंग। देखिए होली के सतरंगी रंग प्राइम टीवी के संग 22 मार्च को शाम 4 से रात 8 बजे।